आइए आज बात करते हैं मार्क्स द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत की। मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है, उस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को समाज के विकास पर या राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आए बदलावों पर लागू करने का नाम ही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। इसे ही उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या का नाम भी दिया हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने समाज के विकास में अलग अलग तत्वों के योगदान पर बल दिया है। जैसे बकल ने कहा कि जलवायु का एक बड़ा रोल रहा है, बड़ी भूमिका रही है समाज का विकास करने में। फ्रायड ने यौन संबंधों को समाज के विकास का आधार माना, किसी ने राजनीति को माना, और मार्क्स ने कहा कि इतिहास में जो समाज का विकास हुआ है वह आर्थिक व्यवस्था और उत्पादन की शक्तियों में आने वाले बदलावों का परिणाम है। अर्थात सभ्यता को आज हम जिस स्वरूप में देखते हैं उसके लिए उत्पादन की पद्धतियां, या यूं कह लें कि पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां ही उत्तरदायी रही हैं। जैसे जैसे हमारी आर्थिक गतिविधियों में बदलाव हुआ, वैसे वैसे समाज का स्वरूप बदलता चला गया। ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत का प्रारंभ करते हुए मार्क्स कहता है कि कोई भी मानव समाज भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाओं के बिना नहीं रह सकता, और प्रकृति ने उसको भोजन भी दिया है, आवास भी दिया है और वस्त्र भी दिया हुआ है। लेकिन यह सारी चीज़ें प्रकृति में इधर उधर बिखरी हुई हैं। इन सारी चीज़ों को मिला करके एक सभ्य जीवन का प्रारंभ करने के लिए मनुष्यों के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि वे उत्पादन का काम करें, और इसके लिए उन्हें श्रम करना पड़ता है। अतः श्रम मानव जीवन का आधार है और वह मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक आवश्यकता भी है। श्रम के अभाव में पूरा का पूरा मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। श्रम के कारण मनुष्य उत्पादन की शक्तियों से जुड़ते हैं, और इसी श्रम के कारण ही मनुष्यों के बीच आपस में उत्पादन के संबंधों का निर्धारण होता है या निर्माण होता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद में दो तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक स्तर पर दिखाई देती है, और वे दो तत्व हैं, एक उत्पादन की शक्तियाँ और दूसरा उत्पादन के संबंध। उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को मिला करके मार्क्स कहता है कि यही उत्पादन की पद्धति है। मार्क्स ने एक शब्द का प्रयोग किया है, मॉड ऑफ प्रोडक्शन। मॉड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन की पद्धति, और मॉड ऑफ प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन की शक्तियाँ, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, प्लस उत्पादन के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की शक्तियों या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से मार्क्स का अभिप्राय यह है कि हम जो कुछ भी टूल्स या टेक्निक, कोई यंत्र या कोई औजार उत्पादन के कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं, वह सब उत्पादन की शक्तियां हैं। क्योंकि यह जो टूल और टेक्निक जैसे जैसे उन्नत होती जाएगी, वैसे वैसे उत्पादन की शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात वो कहता है उत्पादन के संबंध। वस्तुतः जब हम उत्पादन की शक्तियों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ उत्पादन के संबंध के रूप में एक संबंध का निर्धारण भी हो जाता है, और यही समाज के सामाजिक संबंधों का एक बड़ा कारण है। तो उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध ही संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का आधार होते हैं, और वही समाज को निरंतर गतिमान बनाए रहते हैं। मार्क्स ने उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को दोनों को मिला करके उसने कहा है कि यही आधारभूत ढांचा होता है, अर्थात बेस होता है। उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंध ही समाज का आधारभूत ढांचा होते हैं, और इसी आधारभूत ढांचे पर संपूर्ण राजनीतिक और वैधानिक व्यवस्थाएं केंद्रित होती हैं। इसी नींव पर
खड़ी होती हैं समस्त राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं या उनका अपना संरचनात्मक और संगठनात्मक ढांचा। मार्क्स का मानना है कि यदि बेस यानी उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों में यदि कोई बदलाव हुआ तो जो सामाजिक और राजनीतिक ढांचा उस पर खड़ा है उसका भी स्वरूप और उसकी भी प्रकृति बदल जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाला बदलाव और उत्पादन के संबंधों को बदलेगा, और जब ये दोनों बदलेंगे तो जो सामाजिक और वैधानिक ढांचा या संरचनात्मक संगठनात्मक स्वरूप व्यवस्था का है या राजनीतिक व्यवस्था का है उसकी प्रकृति और स्वरूप में भी बदलाव आएगा। वस्तुतः यह जो बेस है यानी उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध बदलते क्यों हैं, इसके पीछे मार्क्स बताता है कि विकास हर व्यवस्था या हर वस्तु का एक अंतर्निहित गुण है, और विकास की इसी आवश्यकताओं के कारण मानव समाज निरंतर प्रगति की ओर उन्मुख होता चला जाता है। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे वैसे समाज के उत्पादन की शक्तियों अर्थात जो उत्पादन के टूल्स और टेक्निक हैं उसमें बदलाव आता है, और जब उत्पादन के टूल्स और टेक्निक में परिवर्तन होता है, उसके यंत्रों और औजारों में उत्पादन के बदलाव होता है तो उत्पादन के संबंध बदलते हैं, और जब ये दोनों बदलते हैं तो इस पर जो आधारित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है वह भी बदल जाता है। अर्थात पूरी जो सोशल एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह इसी बेस पर निर्धारित होता है। मार्क्स कहता है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था एकाएक विलुप्त नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे वह अपने गर्भ के भीतर अनेक परिवर्तनों को, अनेक बदलावों को धारण करती है, और जब वह परिवर्तन और वह बदलाव अपने पीक पर पहुंच जाते हैं तब उस पूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप और चरित्र बदल जाता है। वस्तुतः मार्क्स इसके माध्यम से यह बतलाना चाहता है कि हर परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वह धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन संपूर्ण रूप से आंतरिक परिवर्तनों को अपने भीतर धारण कर लेता है तब वह पूरे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र को बदल कर रख देता है। उत्पादन की शक्तियों और संबंधों को एक और आधार पर आप समझ सकते हैं। आप याद करिए, पहले हम लोग पीसीओ पर बात करने जाते थे, तब उत्पादन की शक्तियाँ क्या थी, वह पीसीओ था, और उत्पादन के संबंध क्या था, हमारा उस पीसीओ वाले से जो संबंध था वह उत्पादन का संबंध था। आगे चलकर मोबाइल आ गया और पीसीओ वाले से हमारा संबंध खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उत्पादन की शक्तियां बदल गईं। अब उत्पादन की शक्तियों का स्थान पीसीओ से कौन ले लिया, मोबाइल ने ले लिया। अब हमारा जो संबंध था समाज में वह किससे निर्धारित हो गया, जो मोबाइल बेचता है या मोबाइल बनाता है या जो रिचार्ज कूपन बेचता था उससे हमारा संबंध हो गया। धीरे धीरे फिर उत्पादन की शक्तियां बदली। अब आगे चलकर अनेक ऐप आ गए, अमेजॉन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, और इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि लोग अपने घर पर बैठकर ही रिचार्ज करने लगे, घर पर बैठकर ऑनलाइन खरीदारी करने लगे। तब हमारा जब उत्पादन की यह शक्तियाँ बदली तो जो हमारा संबंध उस रिचार्ज बेचने वाले या मोबाइल बेचने वाले से था अब वह संबंध बदल के इन ऑनलाइन कंपनियों से हो गया। इसका मतलब जब उत्पादन की शक्तियाँ पीसीओ थी तो हमारा उत्पादन का संबंध उस पीसीओ वाले से था। उत्पादन की शक्तियों के रूप में जब मोबाइल आया तो हमने मोबाइल के दुकानदार से अपना संबंध कायम किया, लेकिन जब ऑनलाइन युग आया तो हमने अपना संबंध क्या किया, उन ऑनलाइन कंपनियों के साथ स्थापित कर लिया। इसका मतलब जैसे जैसे उत्पादन की शक्तियाँ बदलेंगी वैसे वैसे उत्पादन के संबंध बदलते चले जाएंगे। इन बदलते हुए उत्पादन की शक्तियों और उनके कारण बदलता हुआ उत्पादन संबंध इतिहास में अनेक अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मार्क्स ने इन्हीं आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर समाज के स्वरूप का 5 स्तरों में निर्धारण किया है। मार्क्स सभ्यता के आर्थिक विकास को समाज के विकास के इतिहास से जोड़ते हुए 5 अवस्थाओं की बात करता है, और ये अवस्थाएं क्रमशः इस प्रकार हैं। 1 आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास समाज, तीसरा सामंतवादी समाज, चौथा पूंजीवादी समाज, और 5वां वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। पूंजीवादी समाज और वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की दशाओं के बीच
एक छोटा सा संक्रमण काल भी उसने माना है, जिसे सर्वहारा के अधिनायकत्व का नाम दिया है। अब हम बात करेंगे इन अवस्थाओं की क्रमशः। जो पहली अवस्था है उसने बताया कि वह आदिम साम्यवादी समाज है। मार्क्स ने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक आदिम और दूसरा साम्यवादी। आदिम शब्द उस समाज के लिए प्रयुक्त हुआ जब मानव सभ्यता विकास के पथ पर पहली बार अग्रसर हुई। इस युग में परिवार, सामाजिक संबंध, सामाजिक संवेदनाएं और उत्पादन के साधन, ये सब बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में थे। परिवार की कोई संकल्पना नहीं थी, और परिवार की कोई संकल्पना नहीं थी तो पिता पुत्र, पिता पुत्री, पति पत्नी, ऐसे भी कोई संबंध अस्तित्व में नहीं रहे होंगे। उस अवस्था में मनुष्य पूरी तरीके से प्राकृतिक शक्तियों के अधीन था। उसे कहीं कुछ मिल जाता था, फल वगैरह तो खा लेता था, कहीं पानी मिल जाता था तो पी लेता था। स्त्री पुरुष का संयोग बिल्कुल आकस्मिक था। उसके पीछे कोई प्रायोजित अंतर्दृष्टि या कोई दूरदर्शितापूर्ण योजना नहीं थी। यह बिल्कुल सहज प्राकृतिक संवेग था। इस अवस्था में मार्क्स कहता है कि लोग पूरी तरीके से प्राकृतिक शक्तियों के अधीन थे। आगे चलकर धीरे धीरे समाज अपने विकास के नियम के अनुसार आगे बढ़ता है। लोगों को खेती का ज्ञान होता है और समाज में संबंध के रूप में परिवार रूपी संस्था अस्तित्व में आती है। मार्क्स ने यह माना है कि जो प्रारंभिक समाज रहा होगा वह निश्चित रूप से मातृसत्तात्मक रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मानव श्रम ने महत्व समाज में स्थापित किया होगा वैसे वैसे पुरुषवादी समाज अस्तित्व में आया होगा, क्योंकि पुरुषों को श्रम करने में स्त्रियों की तुलना में विशेष रूप से उनका शरीर इस लायक होता है कि वह स्त्रियों की तुलना में बेहतर तरीके से श्रम कर सकें। मार्क्स ने एक बात और कही परिवार के बारे में कि जब तक परिवार रूपी सत्ता नहीं थी तब तक बच्चों की गणना माँ के नाम से होती रही होगी, लेकिन जैसे ही परिवार रूपी संकल्पना अस्तित्व में आई, मातृसत्तात्मक परिवार का रूप बदल गया और वह पितृसत्तात्मक परिवार या संस्था के रूप में सामने आ गया। इसी बिंदु पर उसने यह भी लिखा है कि स्त्री का शोषण तो उसी दिन प्रारंभ हो गया जब उसने किसी एक पुरुष को अपना पति बनाया और उसके परिवार की अर्धांगिनी के रूप में अपने को स्थापित करने का विचार किया और यह माना कि आगे से मैं केवल इसी पुरुष से उत्पन्न बच्चों की मां बनूंगी। दूसरी बात, मार्क्स इस अवस्था को आदिम इसलिए भी कहता है कि वह पूरी तरीके से प्राकृतिक शक्तियों की अधीनता की अवस्था थी। मनुष्य श्रम धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आया। खेती का ज्ञान, परिवार रूपी संस्थाओं की उत्पत्ति और एक नए तरीके से उत्पादन की शक्तियों का समाज में जो प्रवेश हुआ, उसने समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बिंदु पर मार्क्स यह भी कहता है कि वह जो समाज था वह साम्यवादी समाज था। अब एक बात यहाँ ध्यान देने की है, मार्क्स या तो आदिम अवस्था को साम्यवादी मानता है या तो भविष्य में जो उसका सर्वश्रेष्ठ स्वरूप उभर कर सामने आएगा समाज के विकास का, उसे वो साम्यवादी मानता है। साम्यवादी समाज आदिम अवस्था को इसलिए मार्क्स मानता है कि उस समय सभी लोग अपनी शक्तियों में पूरी तरीके से समान थे। संचय की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। आदमी केवल वर्तमान में जीता था और उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। किसी के पास किसी से अधिक नहीं था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। कल फिर जैसा होगा वैसा वह श्रम करेगा, वैसी जीवन की दशाओं को जुटाएगा और फिर आगे की यात्रा संपन्न करेगा। तो वो एक साम्यवादी अवस्था थी, क्योंकि किसी के पास किसी भी व्यक्ति से अधिक नहीं था और समाज में कोई दो वर्ग भी नहीं थे, सब केवल एक ही वर्ग था, क्योंकि सब आदिम अवस्था में रह रहे थे। आदिम साम्यवादी अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती है और मैंने जैसा कि पहले कहा कि खेती का आविष्कार हुआ। प्रारंभ में लोग आखेट करते थे, हड्डियों और पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही खेती अस्तित्व में आई, लोगों को भूमि के महत्व का पता चला और भूमि की
निराई गुड़ाई करके लोगों ने उत्पादन करना सीख लिया। अब ये जो आदिम अवस्था थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते भटकते जीवन यापन करने की, इसमें थोड़ा सा ठहराव आया। अब मनुष्य एक स्थान पर रहकर खेती जैसे संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाने में लग गया और यही उत्पादन शक्तियों में बदलाव आया। पहले जो उत्पादन की शक्तियां पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थीं, अब मनुष्य के द्वारा कृषि जैसी अवस्था की खोज करके एक नए तरीके की उत्पादन शक्ति से मनुष्य ने परिचय प्राप्त किया। जैसे ही उत्पादन शक्ति में बदलाव आया, लोगों के संबंध बदलने शुरू हो गए। अब खेती के लिए श्रम की आवश्यकता है और श्रम करने के लिए मनुष्यों की, जैसे यह समाज थोड़ा और आगे बढ़ा और लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि खेती के लिए श्रम की आवश्यकता है और श्रम करने के लिए ऐसे मनुष्यों की जो श्रम कर सकें, समाज का स्वरूप बदलना शुरू हुआ। और इसी बिंदु पर जो दूसरी अवस्था मार्क्स के द्वारा परिकल्पित है इतिहास की आर्थिक व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में, उसका आविर्भाव होता है और वह अवस्था है दास समाज, स्लेव सोसाइटी। जैसे ही श्रम के महत्व का ज्ञान हुआ, लोगों ने अपने शारीरिक श्रम का प्रयोग करके उन लोगों को गुलाम बनाया जिनसे कि वे श्रम करवा सकते थे। तो जिन लोगों ने गुलाम बनाया वे स्वामी कहे गए और जो लोग इस संघर्ष में असफल रहे, स्वयं स्वामी नहीं बन सके, वे दास कहलाए। उनके पास जीवन बिताने का एकमात्र आधार था कि वे स्वामियों के खेतों में जाकर श्रम करें और उत्पादन की उन शक्तियों और संबंधों में सहयोग करें जो सभ्यता के विकास की वर्तमान दशाएं हैं। अब समाज दो वर्गों में बंट गया, एक स्वामी और दूसरा दास। स्वामी वे थे जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, उत्पादन की शक्तियों पर नियंत्रण था, और दास वे थे जिनके पास केवल श्रम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसी बिंदु पर जो आदिम साम्यवादी समाज था, मैं फिर कह रहा हूँ, जो पुराना साम्यवादी समाज था, वह साम्यवाद समाप्त हुआ। समाज दो वर्गों में बंट गया, स्वामी और दास। और इसी बिंदु पर स्वामियों ने दासों पर नियंत्रण रखने के लिए, उत्पादन की शक्तियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य रूपी संस्था की स्थापना की। तो मार्क्स के दर्शन में राज्य दास समाज में प्रविष्ट होता है जब स्वामियों ने दासों पर नियंत्रण रखने के लिए और उत्पादन की शक्तियों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया और राज्य रूपी संस्था की स्थापना की। अब दास खेतों में काम करते थे। धीरे धीरे उत्पादन और बढ़ना शुरू हुआ और इस उत्पादन के लिए बाजार तलाशे जाने लगे। अब एक बाजार और दूसरे बाजार के बीच संपर्क बढ़ने लगा। जैसे अब नए नए उपकरणों का आविष्कार हुआ जो खेती के उत्पादन को और भी ज़्यादा मुनाफे का और भी ज़्यादा व्यापक बनाने में लग गए। ये जैसे ही उत्पादन की यह शक्तियाँ बदलीं, अब उत्पादन के संबंध बदलेंगे। अब स्वामी और दास का जो समाज था वह मैच्योरिटी के लेवल को प्राप्त किया। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था एक दिन में विलुप्त नहीं होती, बल्कि पुराने समाज की कोख में ही नए समाज को धारण करने की पूरी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब वह समाज ट्रांसफॉर्म होता है या परिवर्तित होता है। तो जब दास समाज धीरे धीरे विकास के अपने सर्वोच्च अवस्था पर पहुंचा, तो फिर उसने अपने एक विरोधी स्वरूप को जन्म दिया और वह जो समाज था वह सामंती समाज था। सामंती समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ समाज था, एक सामंत और दूसरा कृषि मजदूर। ये जो कृषि मजदूर थे वो खेती में भी काम करते थे और ये प्रारंभिक तरीके के वाणिज्य और व्यापार भी करते थे। ये लेन देन का भी काम करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का विनिमय भी करते थे। यह प्रारंभिक आयात निर्यात के प्रकृति की तरह की एक मार्केट इकॉनमी थी, जिसमें लोग आपस में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का लेन देन करते थे। अब सामंती समाज में भी समाज दो वर्गों में बटा हुआ है और यहाँ सामंतों ने कृषि मजदूरों पर नियंत्रण करने के लिए और उत्पादन की शक्तियों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए राज्य रूपी संस्था को और भी अधिक मजबूत कर लिया। अब राज्य नियम बनाकर कृषि मजदूरों के जीवन, उनके व्यवहार और सामाजिक आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब व्यापार वाणिज्य और बढ़ने लगा
और समाज में नए तरीके के उत्पादन की शक्तियाँ सामने आईं। अब जो उत्पादन थे उसमें नए नए टूल्स और टेक्निक का प्रयोग होने लगा, औजारों का प्रयोग होने लगा, यूँ कह लें कि पूरी तरीके से नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा। और जब यह प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा तो उत्पादन और बढ़ गया, और इस बढ़ते हुए उत्पादन को खपाने के लिए अब दूसरे देशों में बाजार तलाशे जाने लगे। बाजारों के तलाशने का यह जो नया दौर शुरू हुआ उसने समाज को फिर परिवर्तित किया, और यह समाज अब अपने चौथे चरण पूंजीवादी समाज में प्रविष्ट होता है। जब पूंजीवादी समाज आया तो वह समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ था, एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर या श्रमिक। यहाँ पूंजीपतियों ने श्रमिकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए राज्य रूपी संस्था को और भी अधिक मजबूत कर लिया, उससे और भी अधिक अधिकार दे दिए, जिससे कि वह केवल लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्रियाकलापों को ही नियंत्रित न करे, बल्कि उन्हें इस तरीके से नियमों कानूनों का निर्माण करने के लिए राज्य को कहा गया जिससे कि पूंजीपतियों का नियंत्रण समाज के मजदूर वर्ग पर और अधिक बढ़ जाए। अब पूंजीपति मुनाफा कमाने की दिशा में लग गए और राज्य पूंजीपतियों को मुनाफा देने के लिए नए नए नियम बनाने की प्रक्रिया में लग गया। जैसा कि पहले ही कहा गया कि राज्य रूपी संस्था का आविर्भाव जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके लिए हुआ है, वो गरीबों के लिए अस्तित्व में नहीं आया। न तो वह दासों के लिए आया अस्तित्व में, न तो कृषि मजदूरों के लिए आया, और न तो यहाँ श्रमिकों के लिए आएगा। तो पूंजीवादी समाज में जो राज्य है वो पूंजीपतियों के हित में काम करना शुरू करता है। अब मजदूर जो पहले कृषि मजदूर थे, प्रारंभिक वाणिज्य व्यापार करते थे, अब वे बड़े बड़े फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करना शुरू कर दिए। अब उत्पादन बिल्कुल अपने फुल स्विंग के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। अब एक देश में उत्पादित माल को दूसरे देश के बाजार में बेचने की एक नई होड़ और दौड़ प्रारंभ हुई। अब मजदूर फैक्ट्रियों में जाता था, मजदूरी करता था, और शाम को जो पैसा लाता था उससे उसके घर का चूल्हा जलता था। मजदूरों के साथ दिक्कत ये थी कि उन्हें केवल उतनी ही मजदूरी दी जाती थी जिससे कि उनका आज का चूल्हा जल सके, और कल पुनः वे बाध्य हो जाएं कि वे आएं और फैक्ट्रियों में काम करें और फिर मजदूरी लेकर शाम के चूल्हे का प्रबंध करें। और जो पूंजीपति वर्ग था वो मजदूरों का यही शोषण करके अपना लाभ, अपनी समृद्धि और अपना ऐश्वर्य निरंतर बढ़ाता चला गया। जब मार्क्स कहता है मजदूर जब एक देश से दूसरे देश में मालों के आयात निर्यात से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को देखने लगे, दूसरे देश के श्रमिकों को भी उन्होंने देखा कि उनका वहाँ शोषण हो रहा है, मेरे देश के श्रमिकों का भी शोषण हो रहा है, तो मार्क्स कहता है कि अब उनके भीतर एक चेतना जन्म लेगी, और यही चेतना मजदूरों को यह सिखाती है कि दुनिया के किसी भी देश का मजदूर हो, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी सोच, उसकी आवश्यकताएं, उसकी उलझनें, उसकी समस्याएं सब एक जैसी हैं। मार्क्स कहता है कि इसी एक जैसी समस्याओं से उत्पन्न चिंताओं ने मजदूरों के भीतर एकता को जन्म दिया। वे यह सोचने के लिए विवश हो गए कि हमें हमारी इस शोषण मूलक अवस्था से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। मार्क्स ने कहा कि यह इसी सोच ने उनके अंदर चेतना को जन्म दिया, और अब मजदूरों के भीतर यह चेतना आई कि यदि वे एकताबद्ध होकर इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर दें और इस पूंजीवादी व्यवस्था के संरक्षक के रूप में राज्य रूपी सत्ता का अंत कर दें तो उन्हें अपने इस शोषण से छुटकारा मिल सकता है। मार्क्स ने कहा कि मजदूरों के भीतर चेतना आई और उन्होंने यह महसूस किया कि यदि वे एकता के सूत्र में बंधेंगे तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल पराधीनता की बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा विश्व है। मार्क्स ने कहा कि मजदूर एकताबद्ध होंगे और पूंजीवाद का तख्ता पलटेंगे, राज्य रूपी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता है। मार्क्स ने कहा कि यह बताने में मजदूरों को घृणा एकदम नहीं है कि उनके लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब वे हिंसात्मक क्रांति के द्वारा राज्य रूपी संस्था को समाप्त कर देंगे और पूंजीपति विचारधारा के लोगों को मार डालेंगे। मार्क्स ने कहा कि जो क्रांति होगी वह हिंसात्मक क्रांति होगी।
मार्क्स ने यह भी बताया कि अब तक का जो पूरा समाज था वह वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। जब दास समाज था तो स्वामी और दास के बीच वर्ग संघर्ष हुआ, क्योंकि यह दो वर्ग थे। सामंती समाज आया तो सामंत और कृषि मजदूरों के बीच वर्ग का संघर्ष हुआ। और जब पूंजीवादी व्यवस्था आई तो पूंजीपति और मजदूर या श्रमिक जो दो वर्ग थे उनके बीच आपस में संघर्ष हुआ। तो अब इस वर्ग संघर्ष से मजदूर वर्ग बिल्कुल ऊब चुका है। अब वह एकता के सूत्र में बंधकर इस संघर्ष को समाधान तक ले जाना चाहता है। इसीलिए मार्क्स ने कहा कि वे एकताबद्ध होंगे और हिंसात्मक क्रांति करेंगे। धीरे धीरे मजदूर एकता के सूत्र में बंधते हैं और वे क्रांति करते हैं। और इस हिंसात्मक क्रांति में उन पूंजीपतियों को जिन्होंने सरेंडर कर दिया है मजदूरों के सामने, उनको तो छोड़ दिया जाता है, उनकी पूरी संपत्ति छीन ली जाती है। लेकिन जो पूंजीपति विरोध करते हैं या मजदूरों के साथ संघर्ष करते हैं या युद्ध करते हैं, उनको मार डाला जाता है। मार्क्स कहता है कि इस बात को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मजदूरों के लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब हिंसात्मक क्रांति सफल होगी। मार्क्स के अनुसार दुनिया के सारे मजदूर मिल करके इस पूंजीवादी व्यवस्था के से जुड़े हुए सभी लोगों को मार डालते हैं, या तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है तो वे सरेंडर कर देते हैं। लेकिन मार्क्स का हृदय परिवर्तन पर बहुत विश्वास नहीं है। उसने यही कहा कि जो पूंजीपति हैं उन्हें समाप्त होना होगा। अब जब पूंजीपति समाप्त हो गए तो अब पूंजीपतियों ने आधिपत्य के लिए जिस संस्था की स्थापना की थी वह थी राज्य। अब राज्य की बारी है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि मार्क्स ने पूंजीवादी समाज और साम्यवादी समाज के बीच एक सर्वहारा की तानाशाही की चर्चा की है। ये वही सर्वहारा की तानाशाही है जो पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसात्मक क्रांति का नेतृत्व करेगी, पूंजीपतियों को हिंसात्मक तरीके से मारेगी और उनके जितने भी संपत्ति हैं, उनके जितने भी कल कारखाने हैं, उनके जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, उन सब पर इसी सर्वहारा की तानाशाही वाले राज्य का कब्जा हो जाएगा। अभी राज्य समाप्त नहीं हुआ है। यह सर्वहारा की तानाशाही वाले राज्य की ही जिम्मेदारी है कि वह क्रांति को नेतृत्व दे और पूंजीपतियों को पूंजीपति विचारधारा को पूरी तरीके से समाप्त कर दे। इस सर्वहारा की तानाशाही वाले राज्य का एक आदर्श वाक्य होगा या एक आदर्श लक्ष्य होगा कि प्रत्येक मजदूर से उसकी योग्यता के अनुसार काम कराया जाएगा और उसकी योग्यता के अनुसार उसे दे दिया जाएगा। मतलब उससे काम कराया जाएगा और काम के अनुसार वो उसे दाम दिया जाएगा। जितना वो काम किया उतना उसे पैसा मिल जाएगा। लेकिन यह जो बात मैंने कही यह तभी तक है जब तक सर्वहारा की तानाशाही वाला राज्य है। सर्वहारा की तानाशाही पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए आई थी, और जब एक भी पूंजीपति नहीं बचेगा तब इस राज्य की क्या भूमिका होगी। मार्क्स कहता है अब यह राज्य अपने को ही डिजॉल्व कर लेगा, अपने को ही समाप्त करेगा। इस राज्य की आवश्यकता अब नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में दो वर्ग नहीं है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर आधिपत्य या प्रभुत्व स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब राज्य रूपी संस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं बचा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यह राज्य अपने को खुद ही डिजॉल्व करेगा, समाप्त करेगा। और जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो सर्वहारा की जो अधिनायक था, अधिनायकवादी राज्य था, वह अपने को डिजॉल्व करेगा, ख़त्म करेगा। और फिर जो समाज बचेगा उसे मार्क्स पांचवा समाज मानता है, वह होगा साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन समाज होगा। वर्गविहीन क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर दो वर्ग नहीं होंगे, एक ही वर्ग होगा और सब श्रम करने वाले होंगे। दूसरा वर्ग होगा ही नहीं, सब एक ही वर्ग के होंगे। इसीलिए उसने कहा वह वर्गविहीन राज्य होगा और वर्गविहीन होगा। और दूसरा उसने कहा कि वह राज्यविहीन होगा, अर्थात वहाँ राज्य रूपी कोई संस्था नहीं रहेगी। एक समाज होगा जो उत्पादन के समस्त संसाधनों का नियंत्रण करेगा और उसे मजदूरों के हित में या जिनको जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से उस उत्पादन के साधनों का वितरण करेगा। और इस वितरण का एक सूत्र होगा कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी आवश्यकता के अनुसार काम लिया जाएगा और उस व्यक्ति, एक बार फिर से सुन लें, इस साम्यवादी राज्य, इस साम्यवादी समाज या वर्गविहीन राज्यविहीन समाज का एक
आदर्श वाक्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दाम दिया जाएगा। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी। ए की योग्यता बहुत अधिक है, वह दिन भर में 500 रुपये का उत्पादन कर सकता है, लेकिन उसके घर की ज़रूरतें 100 रुपये की हैं, तो ए को शाम को केवल 100 रुपये मिलेंगे। और बी, वह उसके पास उतनी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो वह दिन भर 200 रुपये का उत्पादन कर सकता है, लेकिन उसकी घर की आवश्यकताएं 400 रुपये की हैं, तो शाम को उसे 400 रुपया दे दिया जाएगा। इसी को मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति से योग्यता के अनुसार काम लिया जाएगा और उसकी आवश्यकता के अनुसार दाम दिया जाएगा। जब सभी लोग जिनकी क्षमताएं, योग्यताएं कुछ भी क्यों ना हो, उन्हें केवल उतना ही मिलेगा जिससे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, तो निश्चित रूप से न कोई धनी होगा न कोई गरीब होगा। मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 100 रुपया मिला, आपको 500 रुपये की ज़रूरत है, आपको 500 रुपया मिला। आपको संचय करने के लिए पैसा नहीं मिला, आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं इसलिए आपको पैसा मिला है, मेरी आवश्यकताएं कम है इसलिए मुझे कम मिला। यदि केवल समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई एक तंत्र विकसित हो जाए, तो फिर न तो कोई गरीब होगा न कोई अमीर होगा, फिर समाज में दो वर्ग होंगे ही नहीं, केवल एक वर्ग होगा। और जब दो वर्ग नहीं रहेंगे तो राज्य रूपी संस्था की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह वही बिंदु है जहाँ राज्य पूरी तरीके से इतिहास की विषय वस्तु बन जाएगा। उसे एक अजायब घर में या एक संग्रहालय में रखने जैसी वस्तु मान लिया जाएगा, वह अतीत और व्यतीत हो जाएगा। यह ध्यान देने की बात है कि राज्य का अस्तित्व कब हुआ, जब समाज दो वर्गों में बंटा। और राज्य खत्म कब हो गया, जब समाज पुनः वर्गों में राज्य खत्म कब हुआ, जब समाज पुनः वर्गों में विभाजित होने से, वर्गों के विभाजन से बाहर आ गया। इसका मतलब जब समाज वर्गों में विभाजित हुआ तो राज्य आया, और जैसे ही यह वर्गों का विभाजन खत्म हुआ, राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ग संघर्ष जब शुरू हुआ तो राज्य, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, उसके रक्षार्थ अस्तित्व में आया था ताकि दूसरों का शोषण किया जा सके। और राज्य खत्म कब हुआ, जब समाज में वर्ग खत्म हो गए, तो अब किसी का शोषण करने की कोई आवश्यकता नहीं, अतः राज्य रूपी संस्था समाप्त हो गई। यह है मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। इससे हमको कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। एक, पूरा का पूरा जो इतिहास है वह आर्थिक व्यवस्था में आए बदलावों का प्रतीक है। जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो समाज का स्वरूप बदलेगा और राज्य रूपी संस्था की भी प्रकृति बदल जाएगी। जो राज्य दास समाज में स्वामियों के हित में काम करता था, वही सामंती समाज में सामंतों के हित में काम करता है, और वही राज्य पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों के हित में काम करता है। इसका मतलब राज्य रूपी संस्था न तो कभी दासों के हित में काम की, न तो कभी कृषि मजदूरों के हित में काम की, और न तो इसने कभी श्रमिकों या मजदूरों के पक्ष में काम किया। इसलिए राज्य एक शोषण का यंत्र है, और इस शोषण के यंत्र को समाप्त करके ही हम एक समानता मूलक, समता मूलक, साम्यवादी समाज, जिसमें कोई वर्ग के रूप में विभाजन न हो और कोई ऐसी सत्ता न हो जो शोषण को प्रश्रय दे, उसका निर्माण कर सकते हैं। आपको मार्क्स से जुड़े हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक मार्क्स पर जो आपकी समझ में ना आया हो, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर नीचे कमेंट में प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।